वो नंबर ऑफ आवर्स फॉर सेल्फ स्टडी है, कितने घंटे कोई सेल्फ स्टडी करता है। और वाई जो है वो किसी क्विज में या किसी मार्क्स में, उसमें मार्क्स है 5 पॉइंट स्केल पे। तो 5 नंबर की क्विज है, उसमें से कितने नंबर आए हैं, और हमने ये डेटा कलेक्ट कर लिया। मान लो 50 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं एक क्लास में, और हमने उनके मार्क्स ले लिए क्विज में, 5 में से कितने आए हैं, और उनसे ये पता कर लिया वो कितने घंटे सेल्फ स्टडी करते हैं एक दिन में या एक वीक में। जो एक मतलब हमने बना लिया कि क्या कैसे वो सेल्फ स्टडी के नंबर ऑफ आवर्स काउंट करेंगे। तो अभी तो ये इक्वेशन जो आ गई ये कह रही है कि मार्क्स जो हैं वाई वो 1.85 प्लस 0.36 टाइम्स एक्स। तो एक्स को अगर 0.36 से बढ़ाएंगे, एक्स को अगर 1 से बढ़ाएंगे तो वाई में 0.36 का इजाफा होगा। तो मान लो कोई सेल्फ स्टडी नहीं करता है तो उसके मार्क्स कितने आएंगे, 1.85 आएंगे। एक्स इक्वल टू 0 रख देंगे। एक्स इक्वल टू 1 होगा तो ये मैंने सारे कैलकुलेट करे हुए हैं, ये आपको कैलकुलेशन का तरीका ये बता दिया गया है कि कैसे ये हमने निकाली है कैलकुलेशन। 1.85 ये हमने यहां से ले लिया, ये जो ए की वैल्यू दी हुई है K26 में, और फिर हमने बी की वैल्यू ले ली 0.36, वो भी K22 में है, और फिर हमने T26 में नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडीज डाल दिए हैं। अब हमने अगर ये पहला कैलकुलेट कर लिया तो इसको जब हम तो ये सारे रिजल्ट्स अपने आप आ जाएंगे। अब ये हमारी प्रेडिक्शन हो गई कि कोई अगर सेल्फ स्टडी नहीं करता है तो उसके 1.85 मार्क्स आएंगे, कितने में से, 5 में से। कितने परसेंट आएंगे, तो यह है 5, ये 15, 5, 37% मार्क्स आ गए ये। तो अगर यूनिवर्सिटी के पास मार्क्स 40 हैं तो ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं यहाँ से हम कि ऐसा बच्चा जो सेल्फ स्टडी नहीं करेगा वो पास नहीं होगा एग्जाम में। ये हमारी प्रेडिक्शन है। और आज की परफॉर्मेंस हमारे पास ऑलरेडी है, वो उन 100 बच्चों की, 200 बच्चों की, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ से हम प्रेडिक्ट कर देंगे तो फिर हम उसको गाइड करेंगे कि भाई आप पढ़ा करो या जो भी है। अब कितने घंटे पढ़ा करो, मान लीजिए कोई इसने टारगेट बनाया 60% मार्क्स का, तो 5 में से 60% मतलब कम से कम 3 मार्क्स आने चाहिए, कम से कम 3 मार्क्स। तो हमने देखा ये यहाँ पर इस सेल में 3.11 है, 2.93 60% से कम है, और 3.11 60% से ज्यादा है। तो 60% मार्क्स के लिए उस बच्चे को कम से कम 3.5 घंटे रोज पढ़ना पड़ेगा, 3.5 घंटे। तो ये एक मीनिंगफुल फाइंडिंग आई है, इसको कहीं अप्लाई भी कर सकते हैं। तो प्रेडिक्शन का मतलब ये है कि हम ये बता पाएंगे कि जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज चेंज होंगी तो वो कैसे चेंज होंगी। और ये क्योंकि लीनियर रिलेशनशिप हमने मानी है इसलिए ये लीनियर होगी कहीं पे जाके। अब हम कहाँ तक प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हमने 5 पॉइंट, मान लीजिए मार्क्स 5 में से ज्यादा तो नहीं आ सकते ना, तो मान लीजिए हमने यहाँ पे 8 घंटे पढ़ने को कहा उससे, और हमने इसको जो है यहाँ पे निकाला 8 घंटे में कितने मार्क्स आएंगे, 4.73। फिर भी वो पहुंच रहा है नजदीक 5 के। तो 8 घंटे रोज पढ़ने वाले के 4.7 मार्क्स आएंगे, और 9 घंटे पढ़ने वाले के कितने आएंगे, 9 घंटे पढ़ने वाले के आएंगे 5.9। तो मार्क्स नहीं आ सकते। तो अब ट्रेड ऑफ कहते हैं इसे, मतलब कहाँ पे जाके उससे ज्यादा पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। 5 मार्क्स से ज्यादा आ नहीं सकते ना, 100% आ गए, तो उससे ज्यादा पढ़ने से वो टैक्सिंग भी हो सकता है, 8 घंटे भी टैक्सिंग हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि अब ये हमने लीनियर रिलेशनशिप मान ली, ये प्रेडिक्शन आ गई, तो ये मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन है। ये मीनिंगफुल माने प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये सब प्रेडिक्शन जो है हम अनस्टैंडर्डाइज्ड रिग्रेशन इक्वेशन से कर रहे हैं। ये अनस्टैंडर्डाइज्ड रिग्रेशन इक्वेशन है, लेक्चर में हमने बात की थी कि अनस्टैंडर्डाइज्ड रिग्रेशन इक्वेशन क्या होती है। अब आगे बढ़ते हैं।
कोरिलेशन हम लोग कर चुके थे और ये रिग्रेशन बाईवेरिएट रिग्रेशन में समझ आ गया। अब एक कंसेप्ट जो है मल्टीपल रिग्रेशन समझने के लिए पार्शियल कोरिलेशन का बहुत जरूरी है, इसको समझ लेना चाहिए। पार्शियल कोरिलेशन क्या होती है? पार्शियल कोरिलेशन जो होती है वो ये होती है कि अगर हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, मान लीजिए हमारे पास ये वेरिएबल्स हैं एज, एक्सपीरियंस और इनकम, तो हम ये देखते हैं कि इनके जो कोरिलेशंस हैं, एज और एक्सपीरियंस की 0.32 है कोरिलेशन, एज और इनकम की 0.45 है और एक्सपीरियंस और इनकम की 0.72 है। ये कोई भी वेरिएबल्स हो सकते हैं, ये हमने 3 ऐसे ही कुछ ले लिए, एग्जाम्पल के लिए लिए हैं, तो आप रियल लाइफ भी ले सकते हैं। जैसे आपने मार्क्स लिए थे, नंबर ऑफ स्टडी, आवर्स ऑफ स्टडी, या क्लास में अटेंडेंस भी तीसरा वेरिएबल हो सकता है। तो अब ये कह सकते हैं कि जो क्लास में अटेंडेंस है क्या वो परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा, उसका कितना कोरिलेशन है, और जो क्लास अटेंड करता है क्या वो ज्यादा पढ़ेगा, उसमें भी कोरिलेशन आएगी। तो इसी तरह से कोई 3 वेरिएबल्स हमने लेके ये कर रहे हैं। अब हम ये देखना चाहते हैं कि कोई कंपनी में अगर काम करते हैं बंदे लोग, तो उनकी जो इनकम है क्या वो एज से रिलेटेड है, एक्सपीरियंस से रिलेटेड है, किस से रिलेटेड है। तो हमने उनकी इनकम पूछ ली, कितने साल का एक्सपीरियंस है, जॉब एक्सपीरियंस वो पूछ लिया, एज पूछ लिया, हमारे पास ये कोरिलेशंस आ गए। अब हम ये प्रेडिक्ट करना चाहते हैं कि कौन ज्यादा इनकम प्रेडिक्ट कर रहा है, एक्सपीरियंस या एज। तो हम जो कोरिलेशंस निकालते हैं उनमें ये कहते हैं कि ये रिजल्ट्स जो हैं, ये जो कोरिलेशन है ये स्पूरियस है। स्पूरियस माने जीरो होगी। अभी अगर मैं मतलब इनकम और एक्सपीरियंस के बीच में, इनकम और एक्सपीरियंस के बीच में ये वाला 0.72 है, इसमें से अगर एज का इफेक्ट घटा दूं, एज की वजह से अगर इनकम है और वो इफेक्ट में घटा दूं, तो इनकम और एक्सपीरियंस में क्या कोरिलेशन कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी। तो इनको कहते हैं हम कि ये कंटेमिनेशन हो रहा है कोरिलेशन में, कोरिलेशन जो है वो ठीक नहीं आ रही, कोई तीसरा वेरिएबल है जो उसको अफेक्ट कर रहा है। तो हमें पार्शियल कोरिलेशंस निकालनी पड़ेगी। तो हमें R23.1 का मतलब है कोरिलेशन बिटवीन सेकंड एंड थर्ड वेरिएबल व्हेन पार्शियलिंग आउट द इफेक्ट ऑफ द फर्स्ट वेरिएबल, कंट्रोलिंग द इफेक्ट ऑफ द फर्स्ट वेरिएबल। तो ये जो कंसेप्ट है कंट्रोल का, ये स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट दे रहे हैं हम। एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल, जब कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो साइकोलॉजी में आपने बहुत सारे कंट्रोल के मेथड्स पढ़े होंगे। मैच ग्रुप्स लेते हैं, या हम लोग रैंडम सिलेक्शन करते हैं, या हम लोग कंडीशंस लेते हैं, एक कंट्रोल कंडीशन और एक एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। कंट्रोल कंडीशन वाले ग्रुप को कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं एडमिनिस्टर करते हैं और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को वो एडमिनिस्टर करते हैं। तो कंट्रोल के एक तो एक्सपेरिमेंटल एम्पिरिकल मेथड्स हैं जो किसी भी स्टडी में लगाते हैं, वहाँ पे हम एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर से कंट्रोल करते हैं, और यहाँ पर हम कर रहे हैं स्टैटिस्टिकल कंट्रोल। तो कोई आपसे अगर पूछे कि कंट्रोल के कितने मेथड्स हैं, तो ब्रॉडली स्पीकिंग एक्सपेरिमेंटल मेथड्स एंड ये आपके स्टैटिस्टिकल मेथड। तो ये फॉर्मूला है उसका, ये फॉर्मूला आप देख लीजिए, बड़ा सिंपल है। R23.1 माने R23, ये कोरिलेशन 2 और 3 के बीच में, इसमें से ये प्रोडक्ट घटा दो दोनों का, और नीचे ये डिनोमिनेटर है 1 - R21 स्क्वायर 1 - R31 स्क्वायर। तो ये आपकी पार्शियल कोरिलेशन आ जाएगी। R23.1 माने पार्शियल कोरिलेशन, R23 माने कोरिलेशन बिटवीन सेकंड एंड थर्ड वेरिएबल, और R23.1 माने हमने एक वेरिएबल नंबर 1 का इफेक्ट कंट्रोल कर दिया। ऐसे हम R12.3 निकाल सकते हैं, R13.2 निकाल सकते हैं, वगैरह वगैरह। वो आप सारी चाहे तो निकाल के देख सकते हैं। तो अब ये हमारे पास क्या आ गई, पार्शियल कोरिलेशन बिटवीन इनकम एंड एक्सपीरियंस 0.68, और जो कोरिलेशन थी विदाउट पार्शियलिंग आउट द इफेक्ट ऑफ एज वो थी 0.72। तो थोड़ी सी कम हो गई। इसका मतलब एज का कुछ इफेक्ट होता है, इतना नहीं हो रहा। अब इसको कैसे रिपोर्ट करेंगे? आपने कहा कि
Experience explains about 51.8% ऑफ वेरिएंस। ये 7.72 का स्क्वायर जब करेंगे उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बताया था ना, आर स्क्वायर को एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेनेशन की बात कर रहा हूँ और सिग्निफिकेंस अलग चीज है। तो ये परसेंट वेरिएशन जो है इनकम में एक्सपीरियंस कितनी एक्सप्लेन करता है, 51.8%। If the effect of age is controlled or eliminated, then variation in income due to experience reduces to 46.2%, 0.68 का स्क्वायर आ गया। तो ये 5.6% की कमी हो गई। Thus the effect of overlap due to age is 5.6%। ये आ गई ना, डिफरेंस आ गया इनमें, 51.8 माइनस 46.2। एज कंट्रीब्यूट्स, यहाँ पे आप लोगों को मैंने जो स्लाइड भेजी है उसको कंट्रीब्यूट्स कर लीजिए, ये जरा ग्रामेटिकल एरर हो गया। एज कंट्रीब्यूट्स यहाँ पे लग गया है, एज कंट्रीब्यूट्स अबाउट 10, ये 5.6 है कितने में से, 51.8 में। 51.8 टोटल वेरिएशन ये एक्सपीरियंस, और अब करने लगा 5.6 जो कम हो गया, तो परसेंट ऑफ वेरिएशन इन इनकम। एज कंट्रीब्यूट्स अबाउट 5.6 अपॉन 100, दैट इज अबाउट 10%। ये आएगा 10 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, 10 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा। तो ये आपके रिजल्ट लिख देंगे। अब ये आपकी असाइनमेंट है कि आप इसकी सिग्निफिकेंस टेस्ट करिए। ये जो हमने निकाल ली 0.68, ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं। फॉर्मूला वही रहेगा, टी टेस्ट से हम कर देंगे। यहाँ पे कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी टी टेस्ट की, तो वही आर अपॉन आर, यहाँ पे 0.68 अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन एन माइनस, कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम आएंगी यहाँ पे, कोई बताइए ना। अभी तक तो आपको क्विकली बता देना चाहिए कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम आएंगी। हेलो, एम आई ऑडिबल? सुनाई दे रहा है? यस सर। हाँ तो बताइए ना, कुछ भी गलत बताइए, कुछ बताइए। इस आर को जब हम इसकी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस टेस्ट करेंगे तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होंगी? भाई कुछ तो सोचिए, कितनी ऑब्जर्वेशंस लिए हैं। मान लो हमने एन हम मान के चलेंगे, लेकिन मान लो हमने 10 ये या 50 ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड है ये। मान लो 50 हमने, सो एन इज इक्वल टू, ये भी आप अपने उसमें डाल लीजिए, एन इज इक्वल टू 50 मान लीजिए, ठीक है। तो जब आप ये नोट कर लीजिए एन इक्वल टू 50, वो उसमें लिखा नहीं, कुछ भी नंबर लेके करिए, इसलिए मैंने ओपन छोड़ दिया। आप कुछ नंबर देखिए, जब कोई चीज नहीं होती आप एज्यूम कर लीजिए ना। तो आप कहेंगे भाई ये कोरिलेशन दिए हुए हैं और वो इन्फॉर्मेशन नहीं, तो हम मान लेते हैं ये 50 बच्चों पे है, 100 बच्चों पे, आप कुछ या 100 लोगों पे है। तो एन इक्वल टू अगर 50 है तो कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी इस पार्शियल कोरिलेशन को टेस्ट करने के लिए टी टेस्ट से? n-1। n-1 क्यों होगी? n-1 क्यों होगी? कितने कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाले हैं? कितने कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाले हैं हमने इस एग्जांपल में? भाई जो डेटा था 100 इंडिविजुअल्स का, वहां पे कितने कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाले हैं? ये रहे ना, कितने कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाले हैं? सर 3 निकाले हैं। 3 निकाले हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? जी n-3 होनी चाहिए। कितनी हो गई? होनी चाहिए क्या 50 मतलब? माइनस, जी 50 माइनस 3 is 47 सर, 47 सर, 47। आई एम गोइंग टू बी वेरी रफ नाउ एंड टफ। ये डोंट टॉक लाइक ये पॉलिटिशियन, होनी चाहिए, करना चाहिए, ये सब नहीं है। आप स्टैटिस्टिक्स में बात कर रहे हैं। आप या तो कहिए कि 47 होगी या कहिए नहीं पता। सो 47 होगी। हाँ 47 है। होगी भी नहीं। डोंट यूज द लैंग्वेज ऑफ द पॉलिटिशियंस। ये पॉलिटिशियंस की लैंग्वेज होती है, जर्नलिस्ट की होती है,
ये स्टैटिस्टिशियन की नहीं है, ये साइकोलॉजी के स्टूडेंट की नहीं होनी चाहिए। वो ये होंगी होगी क्या मतलब है? आप बताइए, आप क्या कह रहे हैं? ठीक है, कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है मैं पूछ रहा हूँ? 47 है। हाँ, मैंने ये नहीं पूछा कि कितनी होंगी जी। कितनी होंगी तो हमें क्या पता, पॉलिटिशियन बताते हैं वो कितनी होंगी, क्या होगा, होगा कि नहीं होगा कह नहीं सकते, लेकिन वो कुछ कहेंगे होगा। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई? n-3। ठीक है, तो आप ये इसका टेस्ट कर लीजिए, सिग्निफिकेंस टेस्ट। तो आपको ये जितनी भी प्रॉब्लम्स मैंने दी हैं, ये मैंने इसलिए दी हैं, जब चीज़ों को आप एक बार कर लेते हैं तो वो याद करने की मेहनत नहीं लगानी पड़ती, वो याद हो जाती हैं चीज़ें। तो आप ये ओरिजिनल कोरिलेशन को भी टेस्ट करिए, ठीक है, और इसको भी टेस्ट करिए। ओरिजिनल कोरिलेशन में कितनी होंगी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम? ये जो इनकम और एक्सपीरियंस की कोरिलेशन 0.72 है, इसको जब टी टेस्ट से करेंगे तो कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आएंगी? कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम ले लेंगे? सर डिडंट गेट दिस। आपने क्या कहा? पूरे आर निकाले हैं ना यहाँ पे ऊपर वाली टेबल में? जी जी। इनकम और एक्सपीरियंस का R 0.72 आ गया जी। इसका अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस टेस्ट करना हो तो कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम आएंगी? सो सिर्फ इन दोनों की तो n-2 निकलेगा। n-2 गुड। आप व्हाई आर यू हेसिटेटिंग? भाई यहाँ पे हमें एज से क्या मतलब? सीख रहे हैं सर जी। हाँ, नहीं सीखने में रिस्क लेना चाहिए। जब करना होगा कहीं पे जाके काम तो वो फुल्ली करना होगा। अभी रिस्क नहीं लेंगे तो कब लेंगे? तो ये कितनी आ गई डिग्री ऑफ फ्रीडम? n-2। तो व्हाई हेसिटेट? आपने कहा कि हमारे पास इनकम और एक्सपीरियंस बस दो पैरामीटर्स कैलकुलेट किए हैं, n-2 आ गई डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। एक तो की तो बात ही नहीं कर रहे ना यहाँ। राइट सर। हमने कैलकुलेशन कुछ भी किया हो, लेकिन ये चीज किसके बारे में? दो वेरिएबल्स के बारे में। ठीक है, ओके सर। ओके यस। अब ये जो किया है, इसका हम लोग यूज करेंगे मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन में। पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट अगर आपको समझ आ गया है तो ये कंसेप्ट यूज होगा मल्टीपल कोरिलेशन में। ठीक है, ये मैंने अभी भी करेक्ट नहीं किया, ये डमी रह गया, डम का डम रह गया। डमी आप उसको कर लीजिए अपने पास जो मैंने आपको भेजा है। ठीक है, तो अभी हम इसमें मल्टीपल रिग्रेशन हमने नहीं किया, हम आएंगे। अभी इसको हम शेयर स्टॉप कर देते हैं। लेट अस गो टू द लेक्चर।